नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जिनको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जी हाँ, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित बंगले से जो बड़ी मात्रा में, जी हाँ, जो नकदी मिली है वो भी जली हुई, क्योंकि इस घर में, इनके घर में आग लगी थी। उसके बाद शायद दोस्तों इनका जो भांडा था वो फूट चुका था। अब उसको लेकर के दोस्तों जो बड़ी मात्रा में दोस्तों जो नोटों का पहाड़ पाया गया इनके घर के अंदर, जो काफ़ी हद तक जल चुका है, उसको लेकर के संजीव खन्ना ने जी हाँ एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। जी हाँ, फिलहाल वेरिफिकेशन टीम इनके यहाँ पर पहुंची और उन्होंने एक रफली एक जांच रिपोर्ट तैयार करी है और उसको लेकर के जी हाँ जो जांच रिपोर्ट बनी है वो रिपोर्ट और उससे संबंधित तमाम वीडियो को कि घर में कहाँ कहाँ पे कितना कितना कैश पाया गया, किस तरह से कैश का पहाड़ मिला था वगैरह वगैरह, उसकी कंप्लीट वीडियो इन्होंने पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दी है। इस समय ये वीडियो आम जनता के पास बड़ी आसानी से अवेलेबल हो चुका है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों को ध्यान रखना है कि वीडियो में घर के अंदर जी हाँ जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं और 4-5 जी हाँ बोरियों में ठसाठस कैश भरा हुआ था। जी हाँ, नोट भरे हुए थे। वो अलग बात है कि आगजनी में ये बोरियां कुछ हद तक स्वाहा हो चुकी हैं। अब दोस्तों संजीव खन्ना ने शनिवार यानी कि बीते कल के दिन ही दिल्ली हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है दोस्तों जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की आंतरिक जांच रिपोर्ट के बाद विस्तृत जांच के लिए एक समिति तैयार कर दी है जो इस पर डैप में रिसर्च करेगी और अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो गैस इस समिति के अंदर 3 जज मौजूद हैं। जी हाँ, वो भी सब क्या है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अगर आपको ध्यान रखना दोस्तों, फिलहाल दोस्तों ये इन हाउस जांच प्रक्रिया होगी, मतलब कि इस समय जो आरोपी है उसको फेस टू फेस बुलाया जाएगा, जज उससे सवाल करेंगे और जो आरोपी है या यशवंत वर्मा, अगर वो रिप्लाई तरीके से कर पाते हैं तो अच्छी बात है। और दोस्तों इन हाउस की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी 1999 में, 1999 में। सो गैस इसके तहत पहले सीजीआई आरोपी जो जस्टिस है उनसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक, जी हाँ, अगर फिलहाल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है इनके रिप्लाई से, तो एक जांच पैनल गठित होगी। मतलब कि इनसे फिलहाल जो पहला फेज है ये वाला, ठीक है, पूछताछ करने का, वो फिलहाल कंप्लीट हो चुका था फ्राइडे को। बट जो यशवंत वर्मा ने रिप्लाई किया था वो क्या था, असंतोषजनक था। उसके बाद 3 जजों की कमेटी बना दी गई है। जी हाँ, फिलहाल एक जांच पैनल तैयार हो चुका है। अब हमारा जो संविधान है ना, देखिए किसी भी जज को हटाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। और जो हमारा संविधान है, जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 114, 217 और 218 में जस्टिस को हटाने का प्रावधान दिया गया है। एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन एक प्रोटोकॉल होता है, उसको तरीके से फॉलो करके ही किसी भी हम जज को हटा सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो। और अगर कोई जज संविधान का उल्लंघन करता है, गलत व्यवहार करता है, जी हाँ, नोटों की गड्डी पाना किसी के घर के अंदर, वो भी सरकारी आवास के अंदर, तो ये गलत व्यवहार में ही काउंट होगा। और यहाँ पर जस्टिस को हटाने का प्रस्ताव लाने का प्रावधान इन तमाम आर्टिकल में दिया गया है। ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इन्होंने असंतोषजनक रिप्लाई करा है और जो जांच कमेटी बनाई गई है, अगर उसकी भी रिपोर्ट इनके अगेंस्ट होती है वर्मा के, तो फाइनली एक फाइल दोस्तों कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे हमारी केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार या तो इसके अगेंस्ट जो हम कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव है, या तो लाया जा सकता है लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर। जी हाँ, अगर लोकसभा में इसे पेश करना है तो इसके लिए कम से कम 100 सांसद, मतलब कि 100 सांसदों के साइन होना अनिवार्य है। वहीं पर अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा तो कम से कम 50 सांसदों के साइन होना अनिवार्य है। अब वहाँ के सभापति चाहें तो इसको खारिज कर सकते हैं, या ये पावर भी उनके पास होती है। बट दोस्तों आप सोचिए, कल्पना करिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के सरकारी आवास के अंदर इस तरह के नोटों का पहाड़ पाया जाता है। सो गाइस, जो जिले के अंदर दोस्तों जो छोटे मोटे कोर्ट होते हैं उनके जज होते हैं, सोचो वो क्या से क्या नहीं कर पाते होंगे। अभी कुछ समय पहले एक जज ने काफ़ी अजीबोगरीब बयान दिया था, उसको लेकर के मैंने सेपरेट वीडियो तैयार किया था। क्या ऐसे जजों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, जो साफ साफ ये बोलते हैं कि नाबालिग लड़कियों का, ठीक है ना, निजी अंग पकड़ना, प्राइवेट पार्ट को छूना, या फिर किसी भी नाबालिग लड़की का,
ठीक है, पैजामे के नाड़े को ब्रेक करना, ये दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। ये केवल दुष्कर्म के पहले की तैयारी है। सोचिए, ये हमको डेफिनेशन अभी परिभाषा या फिर हमको ऐसे सिखा रहे हैं दुष्कर्म के ऊपर, कितना प्यारा ऐसे उन्होंने लिखा। क्या इस टाइप के जजों के ऊपर एक्शन नहीं बनता? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते, जी हाँ, अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना होता हमारे संविधान के अंदर, इस टाइप के जो सरकारी पद पर, जो सुप्रीम पद पर बैठे हुए हैं उनके अगेंस्ट, तो आप क्या मॉडिफिकेशन करते? जी हाँ, हमारे संविधान में, या फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, एक नया आर्टिकल उसमें ऐड कर देते जो प्रॉपर राइट देता कि ऑन द स्पॉट जब सारे सबूत मिल रहे हैं तुरंत ऐसे लोगों को सिंपल पद से हटाओ। ठीक है, सस्पेंड नहीं बल्कि हमेशा के लिए इनको ब्लैक लिस्ट कर दो, और जो भी इनकी प्रॉपर्टी है उसको फिलहाल क्या करो, सीज कर लो हमेशा के लिए, सारे अकाउंट जीरो कर दो। बहुत हो गई ऐश, अब उल्टी गंती स्टार्ट। सो गाइस, अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करना, सोच समझ करके मंथन करके। मैं आता हूँ वापस अब टॉपिक की तरफ। अब जानते हैं कि आखिरकार जस्टिस यशवंत वर्मा ने क्या बोला। इन्होंने ये कहा है, जी हाँ, हमारे CGI के सामने, कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मेरे या मेरे परिवार वालों के द्वारा या फिर परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से उस स्टोर रूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई है। जी हाँ, ये इनका एक सरकारी आवास था, सरकारी आवास के अंदर एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम के अंदर तमाम कैश पाया गया है। जी हाँ, कैश का पहाड़ पाया गया है। आप ध्यान रखिए दोस्तों कि 4-5 बोरियां जो कैश से ठसाठस भरी हुई है, वो भी 10 के नोट से, 20 के नोट से या फिर 100 के नोट से नहीं, बल्कि 500 के नोट से ठसाठस ये बोरियां भरी हुई थी। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होगा। वैसे दोस्तों कयास ये लगाया जा रहा है कि 15 करोड़ के आसपास, जी हाँ, ये अमाउंट था। ये अमाउंट से ज़्यादा फिर से कम भी हो सकता है। इसके बारे में सटीक जानकारी अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है। अब दोस्तों इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? जी हाँ, इन्होंने आगे ये बोला अपने स्टेटमेंट में, अपने स्पष्टीकरण में, कि इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि नकदी हमने जमा की है। जी हाँ, जिसे ऐसे कमरे में रखा गया था जो स्टाफ के लिए भी था और वहाँ कोई भी आसानी से आ जा सकता है। इनका कहने का अर्थ ये कि मेरे अगेंस्ट ये सब के सब क्या करा गया था, प्लान किया गया है। ये जो फर्जी पैसा रखा गया, मुझको फंसाने को लेकर के रखा गया पैसा, ये हो सकता है। सो गाइस, जिस कमरे में नकदी मिली है वो मेरे रहने का स्थान से काफ़ी अलग है और 4 दीवारी के वो कोने में है। जी हाँ, वो हमारे घर का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, मुझ पर कोई भी आरोप लगाने और बदनाम करने से पहले, जी हाँ, इसके तथ्यात्मक जांच की जानी चाहिए। इन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है। जी हाँ, जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये वहाँ रहते थे, लेकिन जो स्टोर रूम है वो इनके घर से जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में था, और उस रूम में हर नौकर चाकर का भी आना जाना था। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपना तैयार करने से पहले, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जस्टिस वर्मा, जी हाँ, इन्हीं जज का नाम गाजियाबाद के जो सिम्भावती जो चीनी मिल थी उसमें भी इनका नाम आया था। जी हाँ, यहाँ पर 97.87 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में इनका नाम आया था और CBI ने तब, जी हाँ, इन जज के ऊपर FIR दर्ज करी थी और हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था, जिसके बाद CBI ने जांच बंद कर दी थी। सोचिए, यह है वर्तमान में हमारी न्यायपालिका। जी हाँ, जिस न्यायपालिका में हम आम जनता को बहुत अटूट विश्वास होता है। वो अलग बात है कि हमको इंसाफ मिलने में एक लंबा समय लग जाता है, लोगों को बुढ़ापा जाता है। जी हाँ, कुछ लोग तो शायद अपने प्राण का त्याग कर देते हैं, उन्हें इंसाफ तक नहीं मिल पाता। याद होगा आपको निर्भया केस, कितना लंबा समय लग गया था। सोचिए कब निर्भया के साथ वो दुष्कर्म हुआ था, कितने साल बाद उसको इंसाफ मिला था। माँ लगातार कोर्ट के चक्कर काटती रही। मुजरिमों का वकील उनको बचाते रहा, बचाने का प्रयास करते रहा। सबके सब मुजरिम थे, सबने अपना जो दुष्कर्म था, उन्होंने इस चीज़ को, दुष्कर्म को अंजाम दिया, उसको उन्होंने कबूल भी किया था। लेकिन फिर भी हमारे भारत की न्यायपालिका को इतना समय लग गया। माना कि केस बहुत अधिक है, लेकिन जो केस बहुत जल्दी निपट सकते हैं उनको निपटारे में हट जाकर कर है क्या।
थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या हम इस केस को भी बड़ी आसानी से भूल जाएंगे? एक नया मसाला हमारे सामने आएगा, हम उसकी तरफ स्विच कर जाएंगे, क्योंकि हमारा भारत दोस्तों बिग बॉस का एक बहुत बड़ा घर बन चुका है, जहाँ पे हर एक रोज एक नया मसाला लॉन्च होता है और हम पिछली घटना को भूल जाते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ शायद आप भूल चुके होंगे। वो बाबा जिसने ये बोला था कि मेरी पैरों की मिट्टी लेके जाओ, पीड़िता के सिंपल घाव में लगा दो, वो पीड़ित ठीक हो जाएगा। जहाँ पर सत्संग में, जी हाँ, हाथरस सत्संग में भगदड़ में 125 लोग मारे गए थे, उस बाबा का आखिरकार क्या हो गया? हम पिछली घटना को भूल जाते हैं, नई घटना में स्विच कर जाते हैं, फिर अगले दिन नई घटना आएगी, हम उस पर स्विच कर जाएंगे और शायद ये सिलसिला चलते रहेगा। इंसाफ कब मिलेगा आम इंसान को और आखिरकार कब होगी सच की जीत? होगी भी या फिर नहीं, आपको क्या लगता है? सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।